So welcome back guys. Today we are going to start basically sheet metal operations. We're going to start sheet metal operations. Guys, when we are discussing related to sheet metal operations, they are basically classified into two categories. One is sheet metal forming operations. Second is sheet metal cutting operations. In sheet metal cutting operation, guys, the whatever first operation is coming, that is known as blanking. Punching or piercing, they are the same thing. Next one is shearing. Sheet metal forming, it is deep drawing. After deep drawing it is, guys, after deep drawing it is bending. And then guys, miscellaneous operations. Miscellaneous operation have some of sheet metal cutting operations, some of sheet metal forming operation. Sheet metal cutting like nibbling, nibbling, perforating, notching, such kind of operation. Sheet metal forming is like stretch forming, है ना, इस तरह के ऑपरेशन हम देखेंगे. तो गाइस सबसे पहले हम शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन से शुरू करेंगे. पहले तो समझ लो शीट मेटल ऑपरेशन होते क्या है. ऐसे ऑपरेशन जो 6 mm से कम थिकनेस वाली शीट्स पे हो उनको शीट मेटल ऑपरेशन बोलते हैं. गाइस ये कटिंग ऑपरेशन है, ये फॉर्मिंग ऑपरेशन है. कटिंग ऑपरेशन में जो इंड्यूस स्ट्रेस होती है वो मोर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, और जो इन ऑपरेशंस में इंड्यूस स्ट्रेस होती है वो मोर देन यील्ड बट लेस देन अल्टीमेट होती है. दिस इज द डिफरेंस. ओके. नेचर ऑफ लोडिंग इन जनरल, अगर शेयर की बात, शीट मेटल कटिंग में बात करें तो जनरली शेयर स्ट्रेस, ऑब्वियसली क्योंकि आप शेयर ऑफ कर रहे हो मटेरियल्स को. तो गाइस लेट्स स्टार्ट. बढ़ते आगे. सबसे पहले ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है शीट मेटल कटिंग, ब्लैंकिंग और पंचिंग. व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्लैंकिंग एंड पंचिंग, गाइस ब्लैंकिंग और पंचिंग या फिर पियर्सिंग जो भी ऑपरेशन है, इन सबका सेटअप एक ही होता है. सेटअप अलग अलग नहीं होते हैं. सेटअप एक ही होता है. इवन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं, बट आप उसको क्या बोलोगे वो सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. जैसे ये मेरे पास एक शीट होगी और ये गाइस शीट जो है ना ये रखी होगी डाइस के ऊपर. फॉर एग्जांपल दिस इज डाई, like this, and guys there will be a punch, and you are having some clearance. गाइस जो क्लियरेंस होता है ना वो लेस देन 10% ऑफ द शीट थिकनेस होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस अगर ज्यादा क्लियरेंस दे दोगे तो जो शीट है इससे हमें शीट कट करनी है ना. ब्लैंकिंग और पंचिंग मतलब क्या, वी नीड टू कट द शीट. अगर ये क्लियरेंस गाइस नियर बाय थिकनेस हो जाएगी तो जब ये पंच नीचे आएगा, लेटर से पंच जब यहाँ पहुंचेगा तो ये तो शीट अगर आप उतनी जगह दे दोगे जितनी शीट की थिकनेस है तो आप तो फिर तो आपको जो शीट है इसके चारों तरफ ऐसे लपेटी हुई मिल जाएगी. यू विल बी हैविंग देन द शीट लाइक दिस. देन दिस ऑपरेशन विल नॉट बी ब्लैंकिंग एंड पंचिंग, इट विल बिकम डीप ड्रॉइंग गाइस. तो हम नहीं चाहते ना कप बनाना, ग्लास बनाना. कप ग्लास बनना तो डीप ड्रॉइंग में होता है. तो इसलिए क्लियरेंस कभी भी थिकनेस के बराबर नहीं रखते. क्लियरेंस को लेस देन 10% ऑफ थिकनेस दिखते हैं. क्योंकि गाइस आप अपनी जितनी जगह आपको बैठने में लगती है उस जगह के 90% जगह में तो आप बैठ सकते हो, बट उस जगह की 10% जगह में आप नहीं बैठ सकते. तो इसलिए हम क्लियरेंस देते हैं 10%, ताकि शीट पंच के साथ डाइस के अंदर एंट्री ना कर पाए. ओके. अगर वो एंट्री कर गई तो फिर कटिंग होगी नहीं ना, हमें तो कटिंग करानी है भैया. ये शीट डाइस एंड दिस इज वर्क पीस.
ओके, सो क्लियरेंस इज लेस देन 10%। तो गाइस अब क्योंकि ये आप 10% से कम दे रहे हो थिकनेस, तो जब ये पंच आएगा नीचे तो इनिशियली तो ये पंच ऐसे कंप्रेस करेगा, और थोड़ा सा कंप्रेशन होने के बाद उसके बाद जैसे ही आप और ज्यादा फोर्स लगाओगे गाइस, तो आपको पता है कि जब आप और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो कंप्रेशन से यहाँ पे एक शॉक वेव जनरेट होगी जो कि मटेरियल को शीयर ऑफ करेगी, और शीयर ऑफ होने के बाद आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट आएंगे। एक तो आपको मिलेगा ए शीट विद होल, एक तो आपको मिलेगा शीट विद होल, और दूसरा आपको मिलेगा यहां से निकलता हुआ एक ब्लैंक। मतलब ये दो प्रोडक्ट हैं आपके, इसको बोलते हैं ब्लैंक, इसको बोलते हैं शीट विद होल। अब गाइस अगर तो आपका प्रोडक्ट ये है तो ऑपरेशन हो जाएगा ब्लैंकिंग, बट अगर आपका प्रोडक्ट ये है तो ऑपरेशन हो जाएगा पंचिंग। तो आप बोलेंगे सर फर्क क्या पड़ता है, बंद तो दोनों ही रहे। माय डियर फर्क पड़ता है, क्योंकि एक शीट में कितने एमएम का होल होगा, मतलब होल साइज दैट इज इक्वल टू पंच साइज, और ब्लैंक कितने साइज का निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द डाई साइज। आप बोल रहे हैं सर क्या बात करो, क्या दोनों बराबर नहीं होंगे? मैंने कभी होता ही है कि देखो जब पहले आपने कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया तो कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ तो बोन टूटे, उसके बाद जब शियर ऑफ हुआ तो आपने जो कुछ एनर्जी दी गाइस, वो एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हुई। तो उस पूरी हीटिंग और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण जो मटेरियल इस शीट से निकल रहा है उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब जो ब्लैंक निकलता है उसका साइज जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन द पंच साइज। ओके, बट ब्लैंक साइज एंड डाई साइज आर क्लोजली एसोसिएटेड। व्हाई? क्योंकि ब्लैंक को डाई में से निकलना है, इसीलिए हम जनरली जब भी इस डाइस को बनाते हैं तो इजी रिमूवल ऑफ ब्लैंक के लिए, इजी रिमूवल ऑफ ब्लैंक के लिए हम डाइस को कई बार ऐसे भी बना देते हैं, लाइक दिस समटाइम डाइस आर मेड फॉर इजी रिमूवल, फॉर इजी रिमूवल ऑफ ब्लैंक। व्हाई ब्लैंक इज कमिंग लाइक दिस? व्हाई इट्स साइज इज इंक्रीज? बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एज वेल एज बिकॉज ऑफ द शियर। तो इन दो वजहों से इसके हीटिंग के कारण इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होगा। हीटिंग वाला मेजर इशू नहीं भी लेते क्योंकि कुछ देर बाद ठंडा होकर सेम साइज आ सकता है, बट ऑन दैट स्पॉट तो डेफिनेटली बड़ा ही होगा साइज। और दूसरी चीज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण तो साइज बढ़ता ही है ना, आपको पता है। तो वो दोनों चीजों के कारण। ओके गाइस, सो वी आर कंसीडरिंग दैट। तो व्हाट आई सेड इज शीट का जो होल है, होल साइज इज एसोसिएटेड विद द पंच साइज, ब्लैंक साइज इज एसोसिएटेड विद द डाई साइज। ओके, तो ब्लैंक का साइज डाई के बराबर होता है और पंच का साइज होल के बराबर होता है। तो गाइस ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर आप क्लियरेंस दे रहे हो तो क्लियरेंस इधर भी होता है इतना, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, ये है आपका, ये है आपका पूरा शीट, इसमें इतना बनना है होल, तो जो ब्लैंक निकलेगा वो इतने साइज का निकलेगा। ओके, लाइक दिस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड गाइस व्हाटएवर द क्लियरेंस यू हैव प्रोवाइडेड, इट इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स। तो सी को हम रेडियल क्लियरेंस भी बोलते हैं। तो हम जो टोटल क्लियरेंस प्रोवाइड कराएंगे वो है डायामीटर क्लियरेंस, डायामीटर क्लियरेंस। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो भाई, चाहे आपका प्रोडक्ट कोई भी हो, पर बड़ा हमेशा कौन होगा? ब्लैंक का साइज। ब्लैंक का साइज बराबर होता है डाई के साइज के, और ये बराबर होगा पंच का साइज प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियल क्लियरेंस। तो आप सोच रहे हो कि सर ऑपरेशन कोई भी हो, प्रोडक्ट तो दोनों ही मिलने हैं, तो फिर इससे फर्क क्या पड़ता है? मैंने कहा भाई फर्क ये पड़ता है, अगर तो आपका ऑपरेशन है ब्लैंकिंग, अगर तो आपका ऑपरेशन है ब्लैंकिंग तो वो परफॉर्म होगा ब्लैंक पाने के लिए। तो जो प्रोडक्ट आपका उसका साइज तो आपको पता ही होगा भाई, कस्टमर साइज बताएगा तभी तो साइज बनाओगे। तो ब्लैंक साइज इज नोन टू यू विच इज इक्वल टू डाई साइज। तो अगर ब्लैंकिंग ऑपरेशन है गाइस तो हमें पता क्या होगा? डाई साइज। और डाई साइज हमें पता है, और इससे हम किस पे पहुंचेंगे? पंच साइज पे। पंच साइज विल बी गिवन एज डाई साइज माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस। गाइस फॉर्मूला वही है, बड़ा हमेशा डाई साइज ही है, पर पंच साइज को निकालने के लिए क्लियरेंस का यूज हुआ, तो हम यहाँ बोलेंगे क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन पंच।
clearance is provided on punch. Similarly my dear, अगर हमारा ऑपरेशन पंचिंग है तो हमें पता होगा होल का साइज, होल का साइज बराबर होता है पंच का साइज। तो पंच का साइज अगर हमें पता है तो क्या नहीं पता, डाई का साइज। तो डाई का साइज कैसे निकालेंगे, पंच साइज प्लस 2 टाइम क्लियरेंस। आप बोलोगे सर सेम तो कर रहे हैं, बिल्कुल सेम कर रहे हैं, पर डीएस को निकाल रहे हैं, पीएस पता है, तो इसलिए बोलेंगे क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन डाई, clearance is provided on die. So in punching operation, clearance provided on die. On blanking operation, clearance is provided on punch. So this is just opposite to each other. And guys, when we are talking about the clearance, when we are talking about the clearance, the optimum value is this 0.0032 times of t into tau ultimate. ये clearance की optimum value होती है। ये तब यूज करना अगर कुछ दिया ना हो, तो इतने टाइम्स ऑफ थिकनेस इनटू टाउ अल्टीमेट, अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ का स्क्वायर रूट। कुछ नहीं दिया हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते रहते हैं, which are related to this blank size, punch size and all those things. Okay, so it is very very important part, as I told you. It is not at all a less important part. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो गाइस शीट मेटल ऑपरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी तय है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, ब्लैंकिंग और पंचिंग क्या होते हैं उसके बारे में, है ना। और ब्लैंकिंग और पंचिंग की अगर हम बात करें तो इस पर हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बस ये देखना है कि हमसे जो साइज दिया है वो किसका दिया है, वो ब्लैंक का दिया है या फिर पंच का दिया है। बस ये देखना है आपको, ब्लैंक का दिया है, फिर होल का दिया है, डाई का दिया है, फिर पंच का दिया है। अगर आप ये देखने में कामयाब हुए गाइस, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब गाइस हम बात कर रहे हैं फोर्स रिक्वायर्ड इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन। फोर्स रिक्वायर्ड इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो गाइस मान लेते हैं हमारे पास ये एक वर्क पीस है, और इस वर्क पीस में हम एक होल बनाना चाहते हैं, और जो होल हम बनाना चाहते हैं वो सर्कुलर होल है लाइक दिस। इसका डायमीटर डी है, थिकनेस टी है। तो किसी ने कहा सर इसमें दिक्कत क्या है, आपको होल का साइज पता है, तो पंच का साइज पता है। तो मैंने कहा ठीक है, एक पंच लो, इसमें से पास कर दो। तो गाइस ये जो एरिया मैंने बनाया, पाई इंटू डी इज द सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, यही तो वो शेयर एरिया जिसके अलोंग शेयर टेक प्लेस होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज शेयर एरिया हियर, यू विल से सर पाई डी इंटू टी। और मैं आपसे बोलूं कि भाई ये तो शेयर एरिया हो गया, मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर मुझे निकालना है फोर्स रिक्वायर्ड इन ब्लैंकिंग, पंचिंग और शेयरिंग ऑपरेशन, तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे शेयर एरिया पाई डी टी इंटू टाउ अल्टीमेट। इट इज टाउ अल्टीमेट इंटू पाई डी टी। So this is ultimate shear strength. This is shear area. Okay, guys. So this is basically what we are going to do. This is blanking, punching, force requirement, guys. But let us say the operation given to us is not blanking, neither blanking nor punching, nor punching. It is shear. So shear means, guys, we need to cut this workpiece from here. This is the meaning of shear. Okay, if you're going to cut this material from here, this time what will be the shear area? Shear area will be this. This will be the shear area. So this is, let us say guys, TW. Shear area is W cross T. Shear force is W cross T into tau ultimate.
तो दिस इज फॉर shearing प्रोसेसेस, तो ये shearing प्रोसेसेस के अंदर करते हैं. ओके गाइस, तो दिस इज फॉर shearing प्रोसेस. गाइस, फोर्स के बाद वर्क डन की बात ना हो तो बात अधूरी सी रहती है. तो वर्क डन को हम डिफाइन तो ये करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखना ये यहां पर इसका यूज कैसे होगा. लेट अस डिस्कस दैट थिंग. शीट, डाइस, punch. Initially, guys, the punch is getting compressing the workpiece, and it penetrated to some distance. Penetration. And this penetration is found to be some K times of thickness. K is constant. So guys, when it happens, I would like to tell you what is going on. Initially, this is our sheet. Then this is our punch. So when punch will be penetrating it, the sheet will take the new shape because you have supported them from the dies. So it will take new shape here. Like this. And we are going to see this region in a zoomed view. What is going on? This is the case. Here the punch is. So guys, as punch is penetrated to some extent, yes, this will be the condition. So these bonds are already extended and there are many such bonds like this. Basically what happened is guys, वो bond जो पहले ऐसे थे, शुरू में bond ऐसे थे, but इन forces की वजह से अब ये bond ऐसे हो चुके हैं. Like this. तो गाइस अब अगर आपने यहाँ फोर्स लगाया तो पंच यहाँ पहुंच गया, पंच यहाँ पहुंच गया तो बॉन्ड ऐसे हो गए. अब गाइस इससे ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं हो सकता. अब अगर आप और फोर्स लगाओगे ना गाइस, तो ये सारे बॉन्ड एक साथ टूटेंगे क्योंकि अब बैठने की जगह ही नहीं है ना. अगर इसको यहाँ जुड़ना है तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा, इसको यहाँ जाना पड़ेगा और इसको बाहर जाना पड़ेगा. तो सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे क्योंकि चारों एक साथ जुड़े हुए हैं. तो गाइस सारे के सारे बॉन्ड एक साथ टूटेंगे और जो आपका ब्लैंक है वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा और गाइस आपकी शीट के अंदर होल हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर दिस पेनिट्रेशन इसके बाद तो सारे बॉन्ड टूटने हैं. तो जो टूल का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो सिर्फ इसी पेनिट्रेशन जितना है तो है. उसके बाद तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं रहा, तो कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा. तो अगर मैं फोर्स वर्सेस टाइम कर्व दिखाऊं, सॉरी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दिखाऊं, तो शुरू में जब पंच कॉन्टेक्ट में आएगा शीट के तो पहले फोर्स बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा. उसके बाद जैसे ही ये ब्लैंक निकल के गिरा, इन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट छूटेगा तो फोर्स विल गो टू जीरो. तो दिस इज गोइंग टू बी द ओरिजिनल एफ डी कर्व. और ये होगा कब तक? सिर्फ 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 पेनिट्रेशन जितने डिस्टेंस तक. तो अगर मुझे इसका वर्क डन लिखना है गाइस तो बड़ा मुश्किल है लिखना क्योंकि ये एरिया बहुत ही डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना. तो हम इस एरिया को एज्यूम कर लेते हैं रेक्टेंगल टू मेक अवर एनालिसिस सिंपल. मतलब हम ये मान लेते हैं कि पूरे पेनिट्रेशन तक जो फोर्स रहा वो इक्वली रहा. तो ऐसा मान के हमारा वर्क डन आसानी से निकल जाएगा. तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा गाइस वो आ जाएगा F dot KT. Here K is penetration to thickness ratio. K is penetration to thickness ratio. So guys, these are the expressions of work done. और अभी आज मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट से डिस्कस किए
कल मैं इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको कल, मतलब 1 डे आफ्टर मींस एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डेज पर अब आपको वीडियोस मिलेगी जब तक शीट मेटल ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। एज पर माय प्रॉमिस मैंने आपसे वादा किया था कि हम प्रोडक्शन में कम से कम मेटल फॉर्मिंग तक का पार्ट पूरा करेंगे। तो गाइस जब हम शीट मेटल ऑपरेशन पूरा करेंगे, ओके, दैट इज फॉर श्योर। तो शीट मेटल तक का मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, और 10 सितंबर का टोटल प्रोडक्शन आपका यूट्यूब पे कवर हो चुका है आउट ऑफ 15 to 17 मार्क्स। इट्स अ वेरी बिग वेटेज गाइस, 10 मार्क्स आर नॉट लेस। तो 10 marks work I have make easy for you on this channel of YouTube, है ना? And for other subjects now you will be having some good questions video, not like complete whole subjects like that, because as many of you are you will be studying somewhere else, somewhere wherever you are studying, you are preparing for. So in general, student want some good questions only because already they have seen theories. Some of are in my offline classes or are in my online classes. तो कहीं ना कहीं आप मुझसे भी पढ़ रहे होंगे, कोई कहीं और भी, वट एवर जहां भी आप पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चंस हम अच्छे अब डिस्कस किया करेंगे यूट्यूब पर, ताकि थ्योरी का यूटिलाइजेशन कर सके, क्योंकि 4 जगह थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। एक जगह बेस्ट वहां पढ़ो बस, ठीक है। और आई फील जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है बेस्ट देने की कोशिश करिए, एंड होप यू आर गेटिंग दैट ऑल्सो। और अब टेस्ट सीरीज देनी भी शुरू करें, ऑब्वियसली कोई ना कोई टेस्ट सीरीज भी जरूर ले ले गाइस। तो आई फील अब लॉकडाउन का फेज अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तो अब चीजें सारी नॉर्मल होने लग गई हैं। तो आप लोगों को अब पढ़ाई थोड़ा और अच्छे से करनी चाहिए। तो गाइस कल मतलब आफ्टर मंडे मींस अल्टरनेट डेज पे क्लास रहेंगी। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और इसके न्यूमेरिकल के बाद ब्लैंकिंग पंचिंग को कंप्लीट करेंगे। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं कि हम कैसे ब्लैंकिंग और पंचिंग फोर्स को कम कर सकते हैं, ओके। और फिर नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर डीप ड्राइंग, देन फॉर बेंडिंग, एंड देन फॉर मिसलेनियस ऑपरेशंस। सो इन 4 to 5 वीडियोस गाइस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड गुड नाइट गाइस। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस पार्ट। इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट आई हैव डिस्कस्ड टुडे बिकॉज इट वाज जस्ट स्टार्टिंग। तो छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है भी नहीं। तो हार्डली आप ये समझ लीजिए 4 से 5 लेक्चर 15 से 20 मिनट के इनफ रहेंगे कंप्लीट करने के लिए। ओके गाइस, सो गुड बाय फॉर दिस।